हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने परिवार पीएम टेक साइंस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपी पीसीएल टीजी2 का एग्जाम चल रहा है और हम आज आपको लेकर के आए हैं ट्रांसफार्मर के 50 क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। पिछले वीडियो में हम ट्रांसफार्मर से रिलेटेड आपको पॉइंट बताए थे और उस पॉइंट से जो 3 नवंबर का जो एग्जाम हुआ था उसमें ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद एसी फंडामेंटल के जो पॉइंट बताया गया था उसमें भी से भी आपका क्वेश्चन आया हुआ था। आज हम लोग ट्रांसफार्मर के 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि जिस टॉपिक पर यदि आपको प्रॉब्लम हो, किसी भी टॉपिक पर या कोई फार्मूला या कोई भी डेरिवेशन हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है। और बाकी तो आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं मैक्सिमम हल कराए गए हैं और कम से कम आपको 8-10 सेट तैयार करके ही रखना है, क्योंकि 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें बहुत ही टफेस्ट क्वेश्चन आए हुए थे, लेकिन इस टाइम सही पेपर आ रहा है, इसलिए आप लोग तैयारी में लगे रहिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि ट्रांसफार्मर 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 किस प्रकार की युक्ति है। ट्रांसफार्मर किस प्रकार की युक्ति है। तो देखिए, ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर आपका स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक डिवाइस क्या है? ये स्टैटिक डिवाइस स्थैतिक उपकरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको स्थैतिक उपकरण कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ट्रांसफार्मर में कोई रोटेशनल पार्ट नहीं होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच कोई सापेक्षिक गति नहीं होता, इसलिए इसको स्टैटिक डिवाइस भी कहा जाता है। स्टैटिक डिवाइस, ठीक है। स्थैतिक स्थैतिक उपकरण हिंदी में क्या होगा? स्थैतिक उपकरण। अगला पॉइंट, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर आपका म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपका स्वप्रेरण क्या होता है कि ये ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है? ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, और यहां भी सेल्फ इंडक्शन हो गया है मिस्टेक की वजह से। सेम ऑब्जेक्ट सेम ऑप्शन हो गया। ठीक है, यहाँ पर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला, ट्रांसफार्मर किस विद्युत धारा पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर किस विद्युत धारा पर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर केवल एसी सप्लाई पर कार्य करता है, अल्टरनेटिंग करंट पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर डीसी पे कार्य नहीं करता है, क्योंकि डीसी में फ्रिक्वेंसी का मान 0 होता है और आप जब कैपेसिटिव का मान निकालते हैं 1/2 पाई एफसी होता है और यहाँ पर 0 रखेंगे तो एचसी का मान क्या होता है? अनंत। जिस कारण यदि आप ट्रांसफार्मर के इनपुट में आप डीसी सप्लाई देते हैं तो वाइंडिंग जल सकता है। ठीक है, तो किस पे कार्य करता है? एसी पर। और ट्रांसफार्मर वोल्टेज का परिवर्तन करता है, घटा सकता है, बढ़ा सकता है करंट के सापेक्ष, लेकिन आवृत्ति जो है आपका 50 हर्ट्ज स्टैंडर्ड आवृत्ति, ये कभी चेंज नहीं होता है, केवल वोल्टेज को घटाता बढ़ाता है। अगला, ट्रांसफार्मर कोर किस धातु का बनाया जाता है। ट्रांसफार्मर कोर किस धातु का बनाया जाता है? तो ट्रांसफार्मर को हाई सिलिकॉन स्टील हाई सिलिकॉन स्टील का बना होता है। यहाँ पर लिखा है लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील, और इसमें देखिए हाई सिलिकॉन स्टील के साथ सिलिकॉन की इसमें मात्रा होती है 2 से 3% सिलिकॉन मिलाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर अगर सिलिकॉन की मात्रा ज़्यादा बढ़ा देंगे
तो जो इस कोर की यांत्रिक शक्ति है वो समाप्त हो जाएगी, कम हो जाएगी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी पर इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या होता है, सिलिकॉन की मात्रा 2 से 3% मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर कोर का मुख्य कार्य क्या है। जैसे आपका ये ट्रांसफार्मर हो गया, तो ट्रांसफार्मर कोर का ये क्या है, आपका कोर। ट्रांसफार्मर कोर का मुख्य कार्य क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय बल रेखाओं का मार्ग पूर्ण करना। ठीक है, सिर्फ फ्लक्स प्रवाहित होता है तो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक फोर्स रेखाओं का मार्ग पूर्ण रखना। ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर कोर की मोटाई कितनी होती है, तो 0.35 mm से 0.5 mm की मोटाई होती है। अगला, ट्रांसफार्मर को लेमिनेटेड क्यों बनाया जाता है। ट्रांसफार्मर को लेमिनेटेड क्यों बनाया जाता है, तो आपका ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए। क्या होता है, ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर को लेमिनेट किया जाता है। और यह जो लेमिनेट किया जाता है, लेमिनेटेड जो कोर होता है 0.02 mm से 0.03 mm, बहुत ही पतला, मतलब उस पर लेमिनेट करने का मतलब है कि उस पर एक लेयर चढ़ा होता है, और ये क्या होता है, लेमिनेटेड कोर, उसी को बोलते हैं हम लोग लेमिनेटेड कोर। तो ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए लेमिनेटेड कोर बनाया होता है। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर कोर में सिलिकॉन स्टील धातु का प्रयोग क्यों किया जाता है। क्योंकि देखिए, सिलिकॉन की अगर मात्रा आप स्टील जो होता है वो मजबूती के लिए, लेकिन जब उसमें सिलिकॉन की मात्रा मिलाई जाती है तो हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए सिलिकॉन की मात्रा मिलाते हैं, और सिलिकॉन की जो मात्रा होती है 2 से 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर के काम करने का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। निम्नलिखित में से किस पर आधारित है, तो फैराडे का प्रथम नियम। ठीक है, फैराडे के प्रथम नियम पे ये क्या कार्य करता है, और सिद्धांत कौन सा होता है, म्यूचुअल इंडक्शन। सिद्धांत कौन सा होता है, म्यूचुअल इंडक्शन। किरचॉफ जो होता है, किरचॉफ के 2 नियम होते हैं, एक होता है केसीएल और दूसरा होता है केवीएल। किरचॉफ करंट लॉ, और यह होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। फ्लेमिंग का नियम, फ्लेमिंग के 2 नियम होते हैं, पहला नियम होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और दूसरा होता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। बाएं हाथ का नियम और दाहिने हाथ का नियम। बाएं हाथ का नियम लगता है मोटर के लिए, किसके लिए लगता है, मोटर के लिए, और यह ज्ञात करता है बल की दिशा, चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात की जाती है। और राइट हैंड लगता है आपका जनरेटर के लिए, किसके लिए, जनरेटर के लिए, और यह प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए होता है। ओम का नियम V बराबर आई आर। ओम का नियम क्या होता है, V बराबर आई आर, R बराबर V अपन में आई, उसी फार्मूले से कि किसी परिपथ में प्रवाहित धारा लगाए गए सप्लाई वोल्टेज के समानुपाती होती है। तो यहाँ पर V प्रोपोर्शनल I होता है और R को हम लोग क्या लेते हैं, कांस्टेंट। अगला, ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है। ट्रांसफार्मर में स्टैटिक्स डिवाइस होने के कारण घर्षण लॉस होता ही नहीं है। अगर मान लीजिए पूछ दिया कि ट्रांसफार्मर में कौन सा लॉस नहीं होता है, तो कौन सा होता है, फ्रिक्शन, घर्षण लॉस नहीं होता है। क्या होता है, घर्षण हानि नहीं होता है। लेकिन कल के जो 3 तारीख के जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था
कि जो घर्षण हानि ट्रांसफार्मर में कौन सा लॉस नहीं है, तो उसमें ऑप्शन दिया हुआ था, तो उसमें लिखा था आर्द्रता नमी, तो ये भी सही होगा। अब ऑप्शन के हिसाब से डिपेंड करता है। और ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो 95 से 98%, लेकिन जनरली यदि ऑप्शन में आता है तो आपको 98% लगाना है, और रेंज के हिसाब से आता है तो 95 से 98। यहाँ पर दिया है 90 से 98, मैक्सिमम यही दिया है, तो इस ऑप्शन के हिसाब से कौन सा सही होगा? तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर के किस वाइंडिंग को एसी स्रोत से कनेक्ट किया जाता है? ट्रांसफार्मर के किस वाइंडिंग को एसी स्रोत से कनेक्ट किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर के एसी स्रोत के किससे कनेक्ट किया जाता है? तो यहां पर ये आपका ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड है, और ये आपका सेकेंडरी साइड है। ये हो गया आपका प्राइमरी साइड, और ये हो गया सेकेंडरी। सेकेंडरी यानी द्वितीयक, द्वितीयक, और प्राइमरी यानी प्राथमिक। सुनिए, ट्रांसफार्मर के किस वाइंडिंग को एसी स्रोत से कनेक्ट किया जाता है? तो इनपुट से। इनपुट यानी प्राइमरी वाइंडिंग। इसी के आधार पर कहा जाता है कि ट्रांसफार्मर के जिस साइड इनपुट दिया जाता है उसको प्राइमरी कहते हैं, और जिस साइड लोड जोड़ा जाता है उसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी कहा जाता है। आउटपुट साइड लोड जोड़ा जाता है, और इनपुट साइड क्या होता है? एसी, मतलब प्राइमरी साइड एसी और आउटपुट साइड क्या होता है? सेकेंडरी। तो यहाँ पर क्या होगा? प्राइमरी वाइंडिंग में एसी किससे कनेक्ट किया जाता है? तो प्राइमरी वाइंडिंग में। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर के किस वाइंडिंग से लोड कनेक्ट किया जाता है? अभी बताएं, किस वाइंडिंग से किया जाता है? तो सेकेंडरी वाइंडिंग से। किस वाइंडिंग से? सेकेंडरी वाइंडिंग से लोड कनेक्ट किया जाता है। सेकेंडरी वाइंडिंग से लोड कनेक्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर जो इनपुट वोल्टेज की अपेक्षा अधिक आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है, कौन सा ट्रांसफार्मर कहलाता है? तो देखिए, जब आप ट्रांसफार्मर में, यदि आप ट्रांसफार्मर में इनपुट वोल्टेज, और ये आपका हो गया आउटपुट वोल्टेज, तो जब इनपुट वोल्टेज की अपेक्षा अधिक आउटपुट, मान लीजिए कि अगर ये 100 वोल्ट दिए हैं और अधिक आउटपुट मान लीजिए 200 वोल्ट देता है, तो वोल्टेज को ये क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। तो जो ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टेज को बढ़ाता है उसको कहा जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या कहा जाता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है? यह वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज जो भी देंगे उसको क्या करता है? ये घटाता है। और वोल्टेज के आधार पर, वोल्टेज के आधार पर, वोल्टेज के आधार पर दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। आपका एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और स्टेप अप के लिए क्या होता है कि जो सेकेंडरी साइड टर्नों की संख्या होगी वो प्राइमरी साइड से क्या होगी? ज्यादा होगी। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या होते हैं? तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर सीटी और पीटी होता है, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन है, वह ट्रांसफार्मर जो इनपुट वोल्टेज की अपेक्षा निम्न आउटपुट वोल्टेज है, मतलब कि इनपुट वोल्टेज है और उसको निम्न क्या किया? ये घटा दिया, तो कौन सा होगा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये क्या करता है? बढ़ाता है। और स्टेप डाउन के लिए क्या होता है कि N1 का मान जो होगा वो N2 से क्या होगा? ज्यादा। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर सीटी और पीटी होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल एक वाइंडिंग किया जाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर में एक वाइंडिंग किया जाता है, और यह सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला। सेल टाइप ट्रांसफार्मर, सेल टाइप ट्रांसफार्मर बनाया जाता है। सेल टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है कि सेल, ये आपका हो गया सेल टाइप ट्रांसफार्मर, और इसमें आपका किया जाता है बीच में वाइंडिंग। क्वेश्चन पूछा था
3 तारीख वाले एग्जाम में कि सेल टाइप ट्रांसफार्मर के लिए फ्लक्स के लिए कितने रास्ते होते हैं, तो 2, क्योंकि आपका फ्लक्स इधर से भी जाएगा और फ्लक्स इधर भी जाएगा, तो 5/2 मतलब दोनों साइड से फ्लक्स एक दूसरे को लिंक करता है। और यहाँ पर देखिए ये जो आपकी आकृति बनी हुई है, ये कैसा बना हुआ है, ये हो गया आपका, ये आपका पूरा, और ये, ठीक है, ये कैसा बना है, यानी की तरह। और इसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर क्या लगाते हैं, आई, यहाँ पर क्या लगाया जाता है, आई। तो कौन सा प्रयोग होगा, आई ई आकृति प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला, कोर टाइप ट्रांसफार्मर में, कोर टाइप ट्रांसफार्मर में चुंबकीय परिपथ के कितने मार्ग होते हैं। तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर में चुंबकीय पथ के जो मार्ग होते हैं, यहाँ पर कोर टाइप, ये आपका हो गया, ये ट्रांसफार्मर हो गया आपका कोर टाइप। और कोर टाइप में फ्लक्स प्रवाहित होने के लिए बस यही एक मार्ग होता है। कितना मार्ग होता है, एक। कोर टाइप में एक मार्ग। सेल टाइप होगा तो क्या होगा, 2। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा सही, तीसरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सेल टाइप ट्रांसफार्मर में, सेल टाइप ट्रांसफार्मर में विद्युत चुंबकीय परिपथ के कितने मार्ग होते हैं, तो 2। विद्युत चुंबकीय परिपथ के कितने मार्ग होते हैं, 2 मार्ग होते हैं। विद्युत चुंबकीय परिपथ के लिए 2 मार्ग होते हैं। कितने मार्ग होते हैं, 2 मार्ग होते हैं, ठीक है। यहाँ से फ्लक्स डिवाइड हो जाता है तो 2 मार्ग होते हैं। अगला क्वेश्चन, वह ट्रांसफार्मर कौन सा है जिसमें केवल एक वाइंडिंग होती है, वह ट्रांसफार्मर कौन सा है जिसमें केवल एक वाइंडिंग होती है, तो आपका ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि इसमें एक वाइंडिंग की जाती है, एक वाइंडिंग की जाती है, और यह सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर, सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, और इसमें केवल एक वाइंडिंग की जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। ऑटो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो सेल्फ इंडक्शन। अभी बताएं किस सिद्धांत पे कार्य करता है, सेल्फ इंडक्शन। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों का भी फायदा हो, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, इससे कुछ न कुछ रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे। अगला क्वेश्चन, ऑटो ट्रांसफार्मर का मुख्य भाग, यहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर का मुख्य लाभ क्या है, ऑटो ट्रांसफार्मर का मुख्य लाभ क्या है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर में आपका कॉपर की बचत होती है। क्यों, क्योंकि आप कोर टाइप करेंगे या सेल टाइप करेंगे तो आपको 2 वाइंडिंग की जरूरत होगी, और कॉपर वाइंडिंग की इसलिए बचत होती है क्योंकि ऑटो ट्रांसफार्मर में आपको एक ही सिंगल वाइंडिंग करना पड़ता है, ठीक है, सिंगल वाइंडिंग करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग, ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो वोल्टेज स्टेबलाइजर में। जो स्टेबलाइजर बनाए जाते हैं उसमें ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि वो दोनों तरह से कार्य करता है, आपका स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों तरह से कार्य करता है। वोल्टेज कम आएगा तो उसको मेंटेन करके बढ़ा करके देता है, और ज्यादा वोल्टेज आ रहा है तो उसको कंट्रोल कम करके देता है। ये क्या होगा, ये जो स्टेबलाइजर होते हैं उसमें उपयोग किए जाते हैं। अगला, अधिक मान की वोल्टेज तथा विद्युत धारा मापक यंत्र में कौन सा ट्रांसफार्मर उपयोग किया जाता है, ठीक है। आपका कह रहा है कि अधिक मान की वोल्टेज, अधिक मान की वोल्टेज तथा विद्युत धारा, तथा विद्युत धारा मापक यंत्र में कौन सा ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है, तो आपका इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह 2 टाइप के होते हैं, सीटी और पीटी। इसको कहा जाता है करंट ट्रांसफार्मर, इसको कहा जाता है करंट ट्रांसफार्मर, और दूसरा जो होता है इसको कहा जाता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर।
इसको संयोजित किया जाता है श्रेणी क्रम में, सीरीज क्रम में, और इसको संयोजित किया जाता है समांतर क्रम में। ठीक है। अगला, सीटी करंट ट्रांसफार्मर को किस नाम से जाना जाता है? सीटी को किस नाम से जानते हैं? तो करंट ट्रांसफार्मर। फुल फॉर्म सीटी क्या है? करंट ट्रांसफार्मर के नाम से जाना जाता है। और आपका पीटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं। पीटी पोटेंशियल मतलब विभव ट्रांसफार्मर भी इसको बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया है कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग को कितने बोल्ट के लिए डिजाइनिंग किया गया है? कितने बोल्ट के लिए डिजाइनिंग किया गया है? पोटेंशियल यानी पीटी ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी द्वितीयक वाइंडिंग जो है वो कितने बोल्ट के लिए डिजाइनिंग किया गया है? 110 बोल्ट के लिए। कितने के लिए? 110 बोल्ट के लिए डिजाइनिंग किया गया है और ये समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग बनाई जाती है। करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग बनाई जाती है। तो यहाँ पर करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग जो बनाई जाती है मोटे तार व कम टर्न की बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपका सीटी है वो जुड़ा होता है किसमें? श्रेणी क्रम में। और यह क्या बताता है? किसको? धारा को बताता है। तो इसलिए मोटे तार और कम टर्न का बनाते हैं। मोटे तार कम टर्न का इसलिए बनाया जाता है ताकि रेजिस्टेंस का मान क्या हो? कम से कम हो। क्योंकि यहाँ पर फार्मूला होता है R बराबर रो इंटू एल बाई ए। आर बराबर क्या होता है? R बराबर रो इंटू एल बाई ए। यदि आप लंबाई बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस का मान क्या होता है? बढ़ता है। और इसका मान अगर बढ़ाएंगे तो इसका मान क्या होता है? घटता है। लेकिन मोटे जब तार का उपयोग किया जाता है तो R बराबर रो इंटू एल बाई ए। इसका मतलब मोटा तार क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध का मान क्या हो रहा है? घट रहा है। अब कम टर्न, तो जब तार का टर्न कम होगा तो लंबाई क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये कम हो जाएगा और जिसके कारण क्या होता है? प्रतिरोध और कम हो जाता है। इसलिए मोटे तार और कम टर्न का उपयोग करते हैं। अगर मान लीजिए पूछ दे कि यहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ा दिया जाए तो रेजिस्टेंस अगर आप बढ़ा देंगे तो उसके मापन में क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगा, त्रुटि आ जाएगा, वो सही रीडिंग नहीं देगा। अगला क्वेश्चन, करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग बनाई जाती है। करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग बनाई जाती है तो ठीक उसका क्या होता है? उल्टा, पतले तार और अधिक टर्न का। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग बनाई जाती है। तो देखिए, जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है यह समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और यह वोल्टेज के लिए होता है, मतलब पोटेंशियल यानी विभव के मापन के लिए। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस R बराबर होता है रो इंटू एल बाई ए। और रेजिस्टेंस जो होता है इसका ज्यादा से ज्यादा रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा रखा जाता है। क्योंकि जब रेजिस्टेंस का मान ज्यादा होगा, ये समांतर में जुड़ा होता है, तो रीडिंग जो होगी वो सही, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? सही रीडिंग आएगी। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि पतले तार, किसका? पतले तार, मतलब एरिया कम कर दिया, रेजिस्टेंस बढ़ गया। और क्या करते हैं कि ज्यादा टर्न। तो जब टर्न का मान बढ़ाएंगे तो लंबाई का मान क्या होगा? लंबाई बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस का मान और बढ़ जाता है। इसलिए पतले तार व अधिक टर्न का वाइंडिंग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, करंट ट्रांसफार्मर तथा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर किसके प्रकार हैं? तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के ही
पोटेंशियल और करंट ट्रांसफार्मर होते हैं, इंस्ट्रूमेंट प्रकार के। अगला, ट्रांसफार्मर के मुख्य बॉडी के ऊपर स्थित होता है, मुख्य बॉडी के ऊपर क्या होता है स्थित, आपका कंजर्वेटर। यहाँ पर मान लीजिए कि ये आपका ट्रांसफार्मर हो गया, यहाँ पर ट्रांसफार्मर होता है और इसी के ऊपर आपका एक सिलेंडर टाइप का बेलनाकार कंजर्वेटर होता है और इसको बोलते हैं कंजर्वेटर। और कंजर्वेटर के आधे हिस्से तक तेल भरा होता है, ठीक है। और इसके ऊपर आपका बैंड और यहाँ पर एक्सप्लोसिव बैंड भी लगा होता है, लेकिन वो एक्सप्लोसिव बैंड टैंक से जुड़ा होता है, कंजर्वेटर से नहीं जुड़ा होता है। और इसका नाम होता है कंजर्वेटर। क्या होता है, कंजर्वेटर होता है और टैंक के ऊपर लगा होता है ये कंजर्वेटर टैंक। ट्रांसफार्मर के मुख्य बॉडी के ऊपर क्या स्थापित होता है, कंजर्वेटर टैंक। ब्रीदर क्या होता है कि ब्रीदर यहाँ पर ब्रीदर लगा होता है और ये सांस लेने के लिए होता है और इसमें सिलिका जेल भरा होता है। क्या होता है, सिलिका जेल भरा होता है, ठीक है। बुखोल्ज रिले ट्रांसफार्मर का ही है, लेकिन बुखोल्ज रिले यहाँ पर ट्रांसफार्मर में बुखोल्ज रिले एक सुरक्षा उपकरण की तरह कार्य करता है, सुरक्षा उपकरण की तरह कार्य करता है। इसके लास्ट में वीडियो में मैं इसके बारे में आपको डिटेल बता दूंगा। अगला आपका टॉपिक है, इसमें आपका क्या है, कंजर्वेटर सही होगा। अगला, कंजर्वेटर टैंक का मुख्य कार्य क्या है, कंजर्वेटर टैंक का मुख्य कार्य क्या है, तो मुख्य टैंक के तेल के स्तर को क्या करता है, बनाए रखता है। क्योंकि यहाँ पर जो इसका कंजर्वेटर जो होता है वो आधे स्तर तक तेल इसीलिए भरा जाता है। और यहाँ पर इधर कांच का एक ऑयल गेज होता है तेल का स्तर देखने के लिए। यहाँ पर जब टेम्परेचर बढ़ता है तो तेल, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो तेल का स्तर जो होता है बढ़ने लगता है। इसीलिए ये खाली छोड़ करके, आधा खाली छोड़ करके, मान लीजिए कि अगर तेल का स्तर बढ़ता है तो इसके सहारे ब्रीदर में ना चला जाए और सांस जब लेगा, यहाँ से जब एयर अंदर की ओर लेता है तो चारों ओर इसके संपर्क में आने से तेल क्या होता है, ठंडा होता है। तो यह मुख्य तेल के स्तर को बनाए रखता है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। कंजर्वेटर टैंक में क्या भरा जाता है, कंजर्वेटर टैंक में क्या भरा जाता है, तो खनिज तेल, पेट्रोलियम ऑयल भरा जाता है। ये मत समझिए कि ये पेट्रोल होता है, ठीक है, यह विद्युत रोधी होता है। क्या होता है, विद्युत रोधी होता है। इसका कलर जो होता है वह क्या होता है, पीला। इसका कलर जो होता है वह पीला होता है, इसका कलर पीला होता है, ठीक है। अब इसके बाद पेट्रोलियम किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो कूलिंग के लिए, ठंडा करने के लिए ट्रांसफार्मर में तेल का उपयोग किया जाता है। अगला, कंजर्वेटर टैंक में ट्रांसफार्मर ऑयल कितने स्तर तक भरा होता है, तो अभी बताएं कितना होता है, आधा। कितना होगा आपका, लगभग 50%। ऑप्शन नंबर चौथा। अगला नंबर, तेल में नमी के प्रवेश को रोकने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो ब्रीदर का। किस युक्ति का प्रयोग करते हैं, ब्रीदर का। क्योंकि देखिए यहाँ पर ब्रीदर होता है और ये आपका जा करके कंजर्वेटर से होते हुए टैंक से जुड़ा रहता है, कंजर्वेटर से जुड़ा रहता है। अब इसे कहा जाता है ब्रीदर और इसमें आपका पूरा भरा होता है क्या, सिलिका जेल। इसमें भरा होता है सिलिका जेल। इस ब्रीदर में क्या होता है, सिलिका जेल भरा होता है। और ये क्या करता है सिलिका जेल, कि जब एयर एंट्री होता है इनपुट के तौर पे, तो उसमें जो नमी होता है उस नमी को ये सोखने का कार्य करता है, नमी को सोखने का कार्य करता है और शुद्ध हवा को कंजर्वेटर में प्रवेश कराता है। दूसरा चीज, यदि सिलिका जेल शुद्ध होगा, सिलिका जेल शुद्ध होता है तो उसका रंग होता है नीला, और यदि ये खराब हो गया है तो इसका रंग हो जाता है पिंक, यानी गुलाबी, हल्का गुलाबी कलर का हो जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, ब्रीदर। ब्रीदर यानी सांस लेना। ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में क्या भरा जाता है, तो सिलिका जेल। क्या भरा जाता है, सिलिका जेल। और शुद्ध सिलिका जेल का रंग कैसा होता है,
नीला। शुद्ध सिलिका जेल का रंग क्या होता है? नीला। अगला, सिलिका जेल का कलर शुरुआत, मतलब शुरू में कलर कैसा होता है? नीला। शुरू यानी जब सही हो तो उसका कलर कैसा होगा? नीला होगा। देखिए, सफेद भी होता है। मॉडर्न मतलब जो नए जमाने में सिलिका जेल आ रहे हैं वो सफेद होते हैं, ठीक है, सफेद भी होता है। लेकिन सफेद तब ऑप्शन लगाना है जब नीला न हो, जब सॉरी जब नीला नहीं होगा तब आपको सफेद ऑप्शन लगाना है, ठीक है। गुलाबी कब लगाना है? जब ये सिलिका जेल खराब हो जाएगा तब यूज करने के बाद। अगला, बुखोल्ज रिले का प्रयोग, बुखोल्ज रिले का प्रयोग बुखोल्ज रिले का प्रयोग कौन से ट्रांसफार्मर में, बुखोल्ज रिले का प्रयोग कौन से ट्रांसफार्मर में प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर बुखोल्ज रिले का प्रयोग जो होता है वो आपका ऑयल कोल्डेड ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए, ये आपका मान लीजिए ये आपका बुखोल्ज रिले है और ये टैंक से जुड़ा होता है और ये आपका कंजर्वेटर मतलब कि ये ब्रीदर उधर से जुड़ा रहता है। अब यहाँ पर ये मेन टैंक से जुड़ा होता है और इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक एल्युमिनियम का फ्लैंज होता है, एल्युमिनियम का फ्लैंज, ठीक है। और इसके ऊपर एक कांच का ट्यूब होता है और इस कांच में, कांच का जो ट्यूब होता है, इस कांच में भरा होता है मरकरी। क्या होता है? मरकरी भरा जाता है। और यहाँ पर भी एक ट्यूब होता है, इस कांच में भी क्या होता है? मरकरी भरा जाता है। और ये आपके दोनों अलार्म से जुड़े होते हैं। अब होता क्या है कि यह अलार्म से जुड़ा होता है और जो मरकरी होता है यानी पारा मरकरी जो होता है, यह विद्युत का क्या है? चालक। विद्युत का क्या है? चालक। समझ लीजिए कि ये कांच का एक प्लेट होता है और उसमें जब यह ऐसे मान लीजिए कि झुका हुआ है तो मरकरी ये रहता है, ऐसे भरा होता है और यह दो टर्मिनल मतलब ये जा करके अलार्म से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर तो कोई संपर्क नहीं मिल रहा है करंट प्रवाहित होने के लिए, लेकिन जब तेल का स्तर घटेगा या अचानक टेम्परेचर बढ़ने से तेल का स्तर बढ़ता है, एल्युमिनियम से टकराता है। और एल्युमिनियम से क्यों बनाते हैं? क्योंकि एल्युमिनियम का वजन हल्का होता है। तो यहाँ से टकराने के दौरान ये जैसे ही ऊपर की तरफ जाएगा तो फ्लोट में जो मरकरी है ये कुछ आपका इस टाइप हो जाएगा, ठीक है। और यह पूरा ये मरकरी ऐसे हो जाएगा निचले स्तर तक और ये दोनों संपर्क क्या हो जाएंगे? कांटेक्ट में आ जाएंगे और धारा का प्रवाह होने लगेगा और अलार्म क्या होता है? बजने लगता है। ये किसके लिए होता है? ऑयल कोल्डेड पावर ट्रांसफार्मर में उपयोग किया जाता है। यह है नमी सूखने के बाद सिलिका जेल का कलर, सिलिका जेल का कलर क्या होगा? पिंक। नमी सूखने के बाद सिलिका जेल का कलर क्या होगा? पिंक, वही यानी हल्का गुलाबी होता है। अगला, बुखोल्ज रिले दोष उत्पन्न हो जाने की स्थिति में, बुखोल्ज रिले दोष उत्पन्न हो जाने की स्थिति में सूचना देती है क्या? अलार्म बेल बजाकर। क्या देती है? बुखोल्ज रिले दोष उत्पन्न हो जाने की स्थिति में सूचना देती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? जब वो कोई भी इंटरनल फॉल्ट होता है तो अलार्म क्या होता है? बजने लगता है। मतलब मान लीजिए कि वह तेल का स्तर बढ़ने और घटने या किसी लीक के कारण ऐसा होता है, ठीक है। अगला, ट्रांसफार्मर तेल का कलर कैसा होता है? ट्रांसफार्मर तेल का कलर होता है आपका पीला। ट्रांसफार्मर तेल का कलर क्या होता है? पीला होता है। अगला, ट्रांसफार्मर तेल का मुख्य कार्य क्या है? ट्रांसफार्मर तेल का मुख्य कार्य क्या है? तो ट्रांसफार्मर तेल जो होता है वह इंसुलेशन तथा कूलिंग दोनों का कार्य करता है। इंसुलेशन तथा कूलिंग दोनों का कार्य करता है, ठीक है, दोनों का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन कि ट्रांसफार्मर तेल का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उच्च होना चाहिए क्योंकि ट्रांसफार्मर तेल अचालक पदार्थ होता है, इसलिए इसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। और तेल जो होता है
वह अचालक पदार्थ यानी विद्युत रोधी होता है। और तेल का फ्लैश पॉइंट कितना होता है? 140 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्लैश पॉइंट किसे कहते हैं? वह तापमान जिस पर ट्रांसफार्मर के तेल में क्या हो? आग लग जाए। यहाँ पर दिया है कि ट्रांसफार्मर के ईएमएफ इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है? तो यहाँ पर होता है E बराबर 4.44 5m, सॉरी यहाँ पर फ्रिक्वेंसी में मैक्सिमम नहीं होता है, यहाँ पर होगा आपका 5mFn। तो क्या होता है? यहाँ पर विद्युत वाहक फ्लक्स आवृत्ति और टर्नों की संख्या पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर क्या होगा? 5nFn। ये आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, सॉरी 4.4 5mFn ये होगा। ये यहाँ पर 4.44 ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? मैक्सिमम फ्लक्स के लिए होता है। यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पर n लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? पहला नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल किन कारकों पर निर्भर करता है? तो टर्नों की संख्या पर, अधिकतम फ्लक्स पर और फ्रीक्वेंसी पर, यानी उपरोक्त सभी पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचालन की शर्तें नहीं है। मतलब जब पैरेलल ऑपरेशन किया जाता है, कई ट्रांसफार्मर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो ध्यान से पढ़ना। यहाँ पर कह रहा है कि शर्तें नहीं है। तो पैरेलल ऑपरेशन के लिए समान ध्रुवता का होना जरूरी है, ठीक है। समान फेज क्रम सीक्वेंस का होना, RYB क्रम होना जरूरी है, वोल्टेज अनुपात का होना जरूरी है। लेकिन ट्रांसफार्मर के आकार से कोई लेना देना नहीं रहता है पैरेलल ऑपरेशन के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कॉपर लॉस को किस नाम से जाना जाता है? कॉपर लॉस को किस नाम से जाना जाता है? तो वेरिएबल लॉस। क्यों? क्योंकि आपका जो कॉपर लॉस होता है, कॉपर लॉस यह एक वेरिएबल लॉस की तरह होता है, वेरिएबल लॉस। क्योंकि कॉपर लॉस आपका करंट पर डिपेंड करता है। यदि करंट का मान बढ़ेगा तो लॉसेस बढ़ेगा, यदि करंट का मान घटता है तो लॉस का मान घटता है। यानी सीधा आप एक शब्द में कह सकते हैं कि लोड पर डिपेंड करता है। क्या करता है? लोड पर डिपेंड करता है। आयरन लॉस प्रत्येक लोड में होता है स्थिर। प्रत्येक लोड में क्या होता है? स्थिर होता है। आयरन लॉस प्रत्येक लोड में क्या होता है? स्थिर होता है, ठीक है। प्रत्येक लोड में आयरन लॉस स्थिर होता है। अगला, ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस कहाँ उत्पन्न होती है? ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस कहाँ उत्पन्न होती है? तो ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस जिस कोर में आप वाइंडिंग करेंगे उसी में आपका आयरन लॉस होगा। तो ट्रांसफार्मर कोर में किसमें होगा? ट्रांसफार्मर कोर में। बॉडी में कहाँ से आयरन लॉस होगा? इससे बॉडी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, कॉपर लॉस। वाइंडिंग जो होगा वो कॉपर लॉस होगा। ट्रांसफार्मर बूशिंग, इंसुलेटर। बूशिंग क्या होता है? इंसुलेटर। किसका बना होता है ये? पोर्सिलीन का। किसका बना होता है? पोर्सिलीन का बना होता है, जिसको आप लोग चीनी मिट्टी के नाम से जानते हैं। चीनी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। रेजिस्टेंस कितना होता है? लगभग अनंत, बहुत ही ज्यादा होता है। अगला, आदर्श ट्रांसफार्मर में लॉसेस का मान होता है। ये आपका क्वेश्चन 3 नवंबर 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। क्या है? फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। यहाँ पर आदर्श ट्रांसफार्मर में लॉसेस का मान होता है 0। लॉसेस का मान क्या होता है? 0। क्योंकि आदर्श ट्रांसफार्मर किसे कहा जाता है? आइडियल ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? वह ट्रांसफार्मर जिसमें किसी भी प्रकार का लॉस नहीं होता है, कोई लॉस नहीं होता है, वैसे ट्रांसफार्मर को आइडियल यानी आदर्श ट्रांसफार्मर कहते हैं। किसी भी प्रकार का लॉस नहीं होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि इसकी दक्षता कितनी होगी, तो जब कोई लॉसेस नहीं होगा तो दक्षता कितना होगा? 100%। क्या होगा? 100% इसकी दक्षता होती है, कोई लॉसेस नहीं होता है। तो आज के लिए बस इतना ही।
आपको 50 क्वेश्चन लेकर के आए थे। और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और जितने भी पॉइंट्स बन रहे हैं आप उसको बारीकी से ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। और आपका जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।